नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 16 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। सरकाघाट की बेटी बनी ट्रक ड्राइवर, स्नातक तक की है पढ़ाई, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग, यूट्यूबर भी। सरकाघाट की ग्राम पंचायत खुडला से संबंध रखने वाली 23 वर्षीय युवती नेहा क्षेत्र की पहली महिला ट्रक ड्राइवर बनकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। नेहा एक सफल ट्रक ड्राइवर ही नहीं है, बल्कि एक मशहूर यूट्यूबर भी है। हाल ही में विश्व संवाद केंद्र शिमला द्वारा बिलासपुर में आयोजित प्रदेश की पहली सोशल मीडिया मीट में भी नेहा ने भाग लिया, जहां नेहा के जीवन से जुड़ी यादों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। इस सोशल मीडिया मीट में अभिनेत्री कंगना भी आई थीं। नेहा कहती हैं कि अब तक महिलाएं सिर्फ स्कूटी, कार, बस चला रही हैं, लेकिन ट्रक चलाने का शौक बहुत कम रखती हैं। महिलाएं ट्रक जैसे भारी वाहन को चलाने में भी आगे आएं और दिखा दें कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। बता दें कि नेहा ने स्नातक की पढ़ाई के बाद एयर होस्टेस की ट्रेनिंग भी की है। नेहा के पिता मनोज कुमार ट्रांसपोर्टर हैं और उनके अपने ट्रक हैं। नेहा बचपन का शौक पूरा करने के साथ साथ पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बंटाने के लिए ऐसा कर रही हैं। पहले कई बार वह पिता के साथ ट्रक चलाना सीखती और धीरे धीरे ट्रक चलाने में माहिर हो गई। नेहा ने बताया कि उन्होंने अपना अनुभव यूट्यूब के जरिए शेयर किया। इसके बाद उसे काफी पहचान मिल रही है। नेहा ने कहा कि HRTC में भी नौकरी करना चाहती है, मौका मिला तो विदेश में जाकर भी ड्राइविंग करूंगी। नेहा का कहना है कि जैसे सभी लोग मेरी इज्जत करते हैं, वैसे ही बाकी सभी ड्राइवरों की भी इज्जत करें। धोखाधड़ी पर रद्द होंगे लाइसेंस, बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, सेब के कारोबार पर रहेगी नजर। सेब व्यापार में धोखाधड़ी करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश देश में फलों विशेषकर सेब के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की आर्थिकी में सेब की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार सेब व्यापार से जुड़े सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसकी जानकारी शुक्रवार को शिमला में सेब उत्पादन एवं विपणन से जुड़े हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए गठित SIT, HPMC, APMC तथा हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब व्यापार में लिप्त धोखाधड़ी करने वालों के बारे प्रदेश के लोगों को जागरूक करेगी। राज्य में कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, ताकि धोखा करने वाले लोगों को पकड़ा जा सके। बागबानी मंत्री ने अधिकारियों को फल मंडियों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए, ताकि ऐसे मामलों को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी नियमों का पालन सख्ती से किया जाए, ताकि हितधारकों को कोई परेशानी न आए। SIT, HPMC, APMC तथा हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को मिलजुल कर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में SIT के सदस्य अरविंद दिग्विजय नेगी ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल, प्रबंध निदेशक HPMC सुदेश कुमार मोक्ता, कृषि उत्पाद विपणन समिति, राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। परेशान पर्सनैलिटी हैं जयराम, पूर्व CM पर बरसे उप मुख्यमंत्री, पहले कुछ किया नहीं, अब टिप्पणियां कर रहे। हमेशा से विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर अटैकिंग मोड पर रहने वाले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को एक बार फिर से उन पर पलटवार किया है।
हमीरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर परेशान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने कहा कि जयराम 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई डेलीगेशन कहीं जाता है तो वहां पर परिस्थितियों का अध्ययन करके जाता है। उन्हें समझना चाहिए कि निवेश आने में समय लगता है, इसके लिए व्यवस्था को समझना जरूरी होता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप अपने समय में विदेश से प्रदेश के लिए कुछ नहीं ला सके और अब बिना वजह से बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश से बाहर पांव तक निकाला नहीं है और टिप्पणियां शुरू कर दी है। विदित रहे कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के दुबई दौरे पर सवाल उठाए थे। केंद्र सरकार से हिमाचल को 633 करोड़ की आर्थिक मदद जारी किए जाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए आपदा के लिए राशि भाजपा के प्रयासों से जारी नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस ने अपना पक्ष केंद्र के पास रखा है, जिसके चलते राहत राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन पैकेज तो दूर की बात, क्लेम तक नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए पैसों का श्रेय लेने के लिए भाजपाई दौड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के लोग पैसा रुकवाने के लिए लगे हुए हैं। दुबई दौरे के चलते नहीं आए सीएम। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने खेलों के आयोजन के लिए पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहुंचना था, लेकिन दुबई दौरे के चलते उनका आना नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है और इसी के चलते वन विभाग की स्पोर्ट्स एंड ड्यूटी मीट का शुभारंभ किया जा रहा है। इससे पहले मुकेश अग्निहोत्री को सर्किट हाउस हमीरपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुरानी पद्धति से चुनाव में क्या हर्ज? डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लगातार मांग की जा रही है कि एक बार में ही सभी चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव पुरानी पद्धति पर करवाए जाने के लिए अगर सभी सहमत हैं तो ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का मानना है कि सब कुछ सही है। उन्होंने कहा कि सब कुछ सही है तो चुनावों को पुरानी पद्धति पर करवाने में क्या हर्ज है? प्रदेश को मुआवजा दे केंद्र। हिमाचल प्रदेश ने लगभग 4.5 दशकों से वनों के कटान पर पूर्णतः रोक लगाकर वन एवं पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिया है तथा राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान झेला है। केंद्र सरकार को इसकी एवज में हिमाचल को प्रोत्साहन एवं मुआवजा राशि देनी चाहिए। यह कहना था उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का। शुक्रवार को हमीरपुर के अनु खेल परिसर में 3 दिवसीय 24वीं वन खेलकूद एवं ड्यूटी प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के अमूल्य वन संसाधन से संबंधित इस मुद्दे को प्रदेश सरकार केंद्र के समक्ष उठाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लगभग 70% वन भूमि है और अभी प्रदेश को वनों से सालाना केवल 70 करोड़ रुपए का राजस्व ही मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने खैर के कटान से संबंधित मामले को प्रभावशाली ढंग से उठाकर इसकी अनुमति प्राप्त की है। इससे लगभग 10 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। भंग आयोग के पूर्व सचिव 28 तक न्यायिक हिरासत में। हमीरपुर में अदालत ने एचएएस अधिकारी को दिए आदेश। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में सामने आए भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए आयोग के पूर्व सचिव डा जितेंद्र कंवर को पुलिस रिमांड के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी एचएएस अधिकारी को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि मामले में दर्ज दूसरी एफआईआर में आरोपी जितेंद्र कंवर को 11 दिसंबर देर रात गिरफ्तार किया था।
अदालत ने आरोपी को 15 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा था, जिसके बाद शुक्रवार को फिर आरोपी की अदालत में पेश हुई। मामले में दर्ज दूसरी एफआईआर में पोस्ट कोड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर और 1036 जूनियर ऑडियर प्रश्न पत्र लीक जितेंद्र कंवर की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया है। उन्हें पहली बार पोस्ट कोड 965 के तहत हुई JOAIT की परीक्षा में आरोपी बनाया था। जितेंद्र कंवर आयोग में सचिव के साथ साथ परीक्षा नियंत्रक और भर्ती रिकॉर्ड के कस्टोडियन भी रहे हैं। विजिलेंस मंडी SP राहुल नाथ ने कहा कि अदालत ने आरोपी को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। राजभवन पहुंचा ट्रिब्यूनल का मामला। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सरकार के फैसले का किया विरोध। फिर से सेवा मामलों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल खोलने का विरोध करते हुए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने इस मामले पर पुनर्विचार करवाने का आग्रह किया है। संगठन की अध्यक्ष दिलीप कैथ अपनी टीम के साथ शुक्रवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिले। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का कहना है कि राज्य सेवा प्राधिकरण को पुनः खोलना वादियों के हक में नहीं है। इससे उन्हें न्याय मिलने में और अधिक देरी होगी। सेवा प्राधिकरण को पहले ही 2 बार बंद किया जा चुका है। गौरतलब है कि वर्ष 1986 में पहली बार सेवा प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन किया था। जुलाई 2008 में प्राधिकरण को बंद कर दिया। प्राधिकरण बंद होने के पश्चात 25,000 मामलों को हाई कोर्ट के लिए स्थानांतरित कर दिया। इसके पश्चात फरवरी 2015 में प्रशासनिक प्राधिकरण का पुनः गठन किया गया। सेवा संबंधी सारे मामले पुनः गठित किए प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए स्थानांतरित किए गए। अगस्त 2019 में फिर से प्राधिकरण को बंद कर दिया और 24,000 मामले जो प्राधिकरण के समक्ष लंबित पड़े थे उनको तथा निपटाए गए सारे मामलों का रिकॉर्ड हाई कोर्ट के लिए स्थानांतरित किया। प्राधिकरण के बंद होने के कारण ही प्रदेश उच्च न्यायालय में जजों की संख्या 13 से बढ़कर 17 की गई, ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। 2008 के पश्चात 70-80% स्टाफ सेवानिवृत्त हो चुका है। ट्रिब्यूनल के लिए 150 के लगभग अतिरिक्त पदों को सृजित करने की आवश्यकता है। 24,000 से अधिक लंबित मामले दोबारा ट्रिब्यूनल के लिए स्थानांतरित किए जाएंगे, जिनका दोबारा से पंजीकरण होगा। अप्रशिक्षित स्टाफ के कारण इस कार्य के लिए ही 2 से 3 वर्ष का समय लग जाएगा। अब राज्य सरकार सेवा प्रशासनिक प्राधिकरण खोलने बाबत निर्णय ले चुकी है। इसके विरोध में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल से इस पर पुनर्विचार करवाने को कहा है। डीजीपी कारोबारी केस पर सुनवाई 21 को। हाई कोर्ट ने प्रार्थी की सुरक्षा को लेकर शिमला और कांगड़ा के एसपी को दिए थे आदेश। प्रदेश हाई कोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे हाई कोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था। इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे। पिछली सुनवाई के दौरान एसपी कांगड़ा की ओर से बताया गया था कि प्रार्थी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को सौंपी जा चुकी है। इस पर कोर्ट ने एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला को मामले की जांच की ताजा स्टेट्स रिपोर्ट मामले की अगली सुनवाई तक दायर करने के आदेश दिए थे। मामले पर सुनवाई के दौरान एसपी शिमला और कांगड़ा की ओर से स्टेट्स रिपोर्ट दायर की गई,
जिसे मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की है। मामले के अनुसार निशांत कुमार शर्मा ने 28 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट को ईमेल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात लिखी है। प्रार्थी ने लिखा है कि वह चिंतित और भयभीत है कि उन्हें या तो पुलिस प्रमुख संजय कुंडू द्वारा मार दिया जाएगा या गंभीर रूप से डराया धमकाया जाएगा। कारोबारी ने लिखा है कि गुरुग्राम में भी उस पर हमला हो चुका है, जिसमें वह बच गया। इस वारदात की रिपोर्ट को वापस लेने के लिए उस पर 2 बाइक सवार व्यक्तियों ने भागसूनाग और मकलोडगंज के बीच वाले रास्ते में रोककर धमकाया। ईमेल के माध्यम से निशांत ने हिमाचल के ही 2 रसूखदार लोगों पर उससे जबरन वसूली का दबाव बनाने की बात कही है। मुख्य न्यायाधीश ने ईमेल पर संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक आदेशों से इसे आपराधिक रिट याचिका पंजीकृत करने के आदेश दिए थे। कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद ही प्रार्थी के आरोपों की प्राथमिकी कांगड़ा जिला में दर्ज की गई थी। सीयू पर झूठ बोल रहे मुख्यमंत्री, सांसद कपूर ने कहा, जून में पर्यावरण मंत्रालय ने दी थी हरी झंडी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला में बनने वाले कैंपस के लिए झूठी बयानबाजी कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कांगड़ा चंबा के सांसद व भाजपा के वरिष्ठ नेता किशन कपूर ने कहा कि भूवैज्ञानिकों ही नहीं, केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने भी धर्मशाला की भूमि को सही बताते हुए जून माह में सारी औपचारिकताएं पूरी कर प्रदेश सरकार को धनराशि जमा करवाने को पत्र भेज दिया था। बावजूद इसके इतने बड़े और उच्च पद पर बैठकर मुख्यमंत्री का झूठ बोलना सीधे सीधे कांगड़ा जिला की जनता से अन्याय भरा बयान है। मुख्यमंत्री के इस बयान से कांगड़ा के लोगों में गुस्सा है। भाजपा इस मामले पर सरकार के खिलाफ आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। सांसद किशन कपूर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर अपना स्टैंड स्पष्ट करे, नहीं तो भाजपा सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर मोर्चा खोलेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में भी कांगड़ा को पूरा हिस्सा नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रदेश सरकार कांगड़ा से भेदभाव कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांगड़ा की जनता सरकार को इस बात का जवाब जरूर देगी। -10 डिग्री तापमान में हॉकी की प्रैक्टिस, युवाओं को प्रेरणा दे रहे लोसर के तंजिन टशी आनंद। कहते हैं जुनून और हिम्मत के आगे पहाड़ भी बौने पड़ जाते हैं। शीत मरुस्थल के नाम से विख्यात स्पीति घाटी ने -10 डिग्री तापमान में जमे नाले में आइस हॉकी का प्रैक्टिस करते हुए लोसर गांव के तंजिन टशी आनंद इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। आने वाले आइस हॉकी चैंपियनशिप के लिए कड़ाके की ठंड से समुद्र तल से करीब 13,000 फुट की ऊंचाई पर जमे नाले में आइस हॉकी का अभ्यास करते हुए टशी खूब पसीना बहा रहे हैं। 15 वर्षीय तंजिन टशी आनंद राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह स्पीति के रंगरीक स्थित मुसेल.लिंग स्कूल में 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है। तंजिन का यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। पिछले कुछ सालों से स्पीति में आइस हॉकी का क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा इसलिए है कि स्पीति की कई लड़कियां और लड़के आइस हॉकी के लड़कियों और लड़कों के राष्ट्रीय टीम में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बीते साल हिमाचल की टीम ने राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर नाम रोशन किया था। लोसर गांव के टशी कड़ाके की ठंड से पूरी तरह जम गई लोसर नाले में रोजाना आइस हॉकी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि स्पीति मुख्यालय काजा में आइस हॉकी प्रैक्टिस के लिए रिंक बना हुआ है, लेकिन काजा लोसर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। लिहाजा टशी जमे नाले में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं।
आइस हॉकी में हिमाचल का नाम चमकाएंगे युवा। विधायक रवि ठाकुर तशी के इस जुनून से काफी प्रभावित है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधन के बावजूद तशी जिस तरह जमे नाले में -10 से 15 डिग्री तापमान में अभ्यास कर रहे हैं, उससे यह निश्चित है कि आने वाले दिनों में और भी युवा उनसे प्रेरणा लेकर आइस हॉकी में हिमाचल और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन करेंगे। कुल्लू में बढ़ी विदेशी सेब के पौधों की डिमांड, बागबानी विभाग के पास भेजी 1,80,000 पौधों की मांग। जिला कुल्लू में सेब के बागीचों में विदेशी सेब के पौधे लहलहा रहे हैं और अब विदेशी सेब की नई किस्म के प्रति बागबानों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उद्यान विभाग के द्वारा इस बार नई किस्म के सेब आउट अन्य फलदार पौधे बागबानों को मुहैया करवाए जाएंगे। जिला कुल्लू में बागबानों को 25 से अधिक नई प्रजातियों के पौधे वितरण किए जाएंगे। इस बार उद्यान विभाग के पास बागबानों ने 1,80,520 पौधों की मांग दी है, जिनमें सबसे अधिक विदेशी किस्म के सेब के पौधों की मांग है। जिला कुल्लू की अगर बात करें तो कुल्लू खंड में अब की बार बागबानों ने 25,500, नगर में 31,000, बंजार में 21,250, निर्मंड में 3,450, आनी में 27,250 पौधों की मांग उद्यान विभाग को दी है। हिमाचल प्रदेश बागबानी विकास परियोजना के तहत 1,80,000 पौधों की मांग दी गई है। ऐसे में इस बार बागबानों को पौधों की कमी नहीं सताएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भी पौधे बांटे जाएंगे। कुल्लू में 32,000 हेक्टेयर भूमि पर सेब के बागीचे। जिला कुल्लू में अधिकतर बागबान सेब की खेती पर निर्भर है और जिला कुल्लू में 32,000 हेक्टेयर भूमि पर सेब के बागीचे हैं। हर साल यहां से लाखों सेब की पेटियां देश की विभिन्न मंडियों में भेजी जाती है। उद्यान विभाग के द्वारा इस साल बागबानों को बेहतरीन किस्म के फलदार पौधे की खेप कम दामों पर मुहैया करवाए जाएंगे। कुल्लू में हर साल बढ़ रही विदेशी सेब की डिमांड। कुल्लू में हर साल नई किस्म के विदेशी सेब के पौधों की मांग बढ़ रही है। इनमें गाला, ट्रेस गाला, ब्राउन गाला, फैजम गाला, रेडलम गाला, गेल गाला, किंग राट, डार्क ब्राउन गाला, स्कारलेट, अर्ली रेड वन, आडू, पलम, खुमानी, रॉयल डिलीशियस प्रजातियों की मांग ज्यादा है। ऐसे में कुल्लू जिला में बागबानों को क्लस्टर के माध्यम से पौधे बांटे जाएंगे। बागबानों को 25 दिसंबर से बांटे जाएंगे पौधे। बागबानी विभाग कुल्लू के उपनिदेशक BM चौहान ने बताया कि कुल्लू जिला के लिए 1,80,520 पौधों की मांग भेजी गई है। पौधे उद्यान विभाग के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो क्लस्टर स्तर पर इसका वितरण कर दिया जाएगा। बागबानी विभाग लगातार बागबानों को सुविधा देने के लिए काम कर रहा है। 25 दिसंबर से पौधों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। दिसंबर माह से लेकर मार्च माह तक मौसम पौधे लगाने के लिए अनुकूल है। 633 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा। केंद्र सरकार की आपदा राहत पर बोली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की आपदा राहत के लिए 633 करोड़ की राशि जारी करने को ऊंट के मुंह में जीरा मात्र बताया है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ आपदा राहत पर भेदभाव कर रही है, जो कभी सहन नहीं होगा। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश व भूस्खलन से 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान आंका गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने इससे पूर्व प्रदेश को जो भी राशि जारी की है, वह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हर साल सभी प्रदेशों को केंद्र से मिलने वाली केंद्रीय हिस्सेदारी है।
प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा के नेता आपदा राहत को लेकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का प्रदेश के हितों के प्रति नकारात्मक रवैया बहुत ही खेदजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने संसद में केंद्र सरकार से एक प्रश्न में पूछा था कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को क्या कोई विशेष आर्थिक मदद प्रदान की गई है। जवाब में केंद्र सरकार ने ऐसी आपदाओं से निपटने की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों पर डाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने माना है कि उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से विशेष आर्थिक मदद की मांग की गई। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत फंड के तहत प्रत्येक राज्य को मिलने वाली पहली किश्त 180.40 करोड़ के बाद अतिरिक्त 200 करोड़ प्रदेश सरकार को जारी किए। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से कोई भी विशेष आर्थिक मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा राहत के नाम पर कोरा झूठ बोल रही है। मार्च पास्ट में छाया कुल्लू, चंबा को दूसरा स्थान। हमीरपुर में 24वीं फॉरेस्ट स्पोर्ट्स एवं ड्यूटी चैंपियनशिप का आगाज। राज्य स्तरीय 24वीं फॉरेस्ट स्पोर्ट्स एवं ड्यूटी प्रतियोगिता का शुक्रवार को हमीरपुर में शुभारंभ हो गया। स्पर्धा का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया। सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन अधिकारियों कर्मचारियों को एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। उन्होंने वन विभाग की प्रदर्शनी का शुभारंभ और स्मारिका का विमोचन भी किया। प्रतियोगिता में वन विभाग की सभी 10 वृत्तों, वन्य प्राणी विंग, निदेशालय और राज्य वन विकास निगम सहित कुल 13 टीमों के लगभग 700 महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में आयोजित मार्च पास्ट में कुल्लू वृत्त की टीम ने पहला, चंबा ने दूसरा और हमीरपुर वृत्त की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। उद्घाटन समारोह में वन विभाग के पीसीसीएफ राजीव कुमार और वन वृत्त हमीरपुर के अरण्यपाल निशांत मंडोत्रा ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक आशीष शर्मा, एसपी डा आकृति शर्मा, एसडीएम मनीष सोनी, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। आपदा से निपटने को मजबूत बनेगी एसडीआरएफ। समीक्षा बैठक में बोले राजस्व मंत्री, प्रभावितों को बांटे 227 करोड़ रुपए। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हिमाचल प्रदेश में आपदा का जोखिम सदैव बना रहता है। हाल ही में राज्य में प्राकृतिक आपदा से जान व माल का भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने तथा बचाव सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को दक्षता से पूर्ण करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ को सुदृढ़ करेगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शुक्रवार को शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान प्रदेश में आपदा प्रभावितों को प्रदान की जा रही राहत राशि तथा अन्य लाभ पर भी चर्चा की गई। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष आपदा राहत के तहत अभी तक 227 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने सभी प्रभावितों को समय पर लाभ प्रदान करने के निर्देश भी दिए। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो विभिन्न आपदाओं की स्थिति में बचाव कार्यों को अंजाम देता है। उन्होंने कहा कि जवानों को सभी आवश्यक उपकरण मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए 12.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, ताकि आपदा की स्थिति से निपुणता से निपटा जा सके। इस अवसर पर प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व आपदा प्रबंधन डीसी राणा,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी तथा एसपी एसडीआरएफ इल्मा अफरोज भी उपस्थित थी। टूरिज्म में निवेश को दुबई के उद्योगपतियों को बुलावा, सीएम सुक्खू ने प्रवासी हिमाचलियों से भी की चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार देर शाम दुबई में हिमाचल के टूरिज्म सेक्टर में निवेश के लिए प्रवासी हिमाचली निवेशकों के साथ बैठक की। यह बैठक अमीरात हिल्स दुबई में विला HT8 में रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने हिमाचल के टूरिज्म सेक्टर के बारे में सभी निवेशकों को बताया और उन्हें प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है और एयर कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार कई नए कदम उठा रही है। अपने पहले विदेश दौरे पर 7 सदस्यीय दल के साथ दुबई गए मुख्यमंत्री ने निवेशकों से आह्वान करते हुए कहा कि हिमाचल में उन्हें हर प्रकार का सहयोग मिलेगा। प्रवासी हिमाचलियों से मुख्यमंत्री ने अपने राज्य का भी विकास करने की अपील की। दुबई से मुख्यमंत्री का शनिवार को स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है। रविवार को मुख्यमंत्री राजधानी शिमला पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के साथ दुबई दौरे पर गए अधिकारियों ने भी बताया कि प्रदेश में करीब 6,000 करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य लेकर दुबई के निवेशकों से चर्चा की गई। इस दौरान पर्यटन सचिव देवेश कुमार और पर्यटन निदेशक मानसी सहाय ठाकुर ने संभावित निवेशकों के सवालों के जवाब दिए और हिमाचल में टूरिज्म की संभावनाओं की जानकारी दी। 8 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार, लाहौल स्पीति और केलांग में पारा माइनस में। प्रदेश में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़े से लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। लाहौल स्पीति और केलांग में पारा माइनस में है। मौसम विभाग ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। वहीं 17 से 21 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। बारालाचा, कुंजुम दर्रा, सेवन सिस्टर पीक व हनुमान टिब्बा में हल्की बर्फबारी होने से शीतलहर तेज हो गई है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से कुल्लू मनाली व लाहौल में पर्यटन कारोबार को भी गति मिलने की आस जगी है। एक चालू नहीं हुआ और दूसरे की तैयारी, राजधानी शिमला में एक और हेलीपोर्ट बनाने का प्लान। राजधानी शिमला में संजौली बाईपास पर करीब 16 करोड़ की लागत से बनाया गया नया हेलीपोर्ट अभी फंक्शनल हुआ नहीं है और राज्य सरकार एक और हेलीपोर्ट शिमला में बनाने जा रही है। पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने डीसी शिमला को हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन तलाश करने को कहा है। शर्त यह है कि यह जमीन लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर स्थित होनी चाहिए। जिला प्रशासन अब शिमला शहर के आसपास नई जमीन ढूंढ रहा है। हालांकि जितनी नजदीक संजौली बाईपास का नया हेलीपोर्ट था, उतनी नजदीक अब जमीन नहीं मिल पाएगी और यदि दूर ही हेलीपोर्ट बनाना है तो फिर जुबड़हट्टी एयरपोर्ट का विकल्प पहले से मौजूद था। ऐसे में नया हेलीपोर्ट बनाने का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ भी नहीं आ रहा। दरअसल इसी महीने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंडे मीटिंग में यह मसला उठा था और वहीं से डीसी शिमला को जमीन तलाश करने के निर्देश हुए। इसलिए अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि संजौली हेलीपोर्ट में कोई तकनीकी मामला है या फिर इस हेलीपोर्ट की क्लियरेंस नहीं हो पा रही। स्वां नदी पर बनेगा 560 मीटर लंबा पुल, केंद्र ने दी मंजूरी, सेतु बंधन स्कीम में मिली हरी झंडी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को बताया कि ऊना जिला के पंडोगा और त्यूरी के बीच स्वां नदी पर 560 मीटर लंबे पुल के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि 50.60 करोड़ से निर्मित होने वाले इस पुल के निर्माण को 5 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय सड़क और ढांचागत फंड की उपयोजना सेतु बंधन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। पुल के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को पहली किस्त जारी कर दी गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराद ने इंदु गोस्वामी को संसद में बताया कि नाबार्ड योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 807.68 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें 44 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 334.99 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक नाबार्ड योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास कार्यक्रम की 50 परियोजनाओं के लिए 26.84 करोड़ की ग्रांट सहायता स्वीकृत की गई है, जिससे राज्य में 38,732.65 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक नाबार्ड योजना के अंतर्गत जनजातीय विकास प्रोग्राम की 14 परियोजनाओं के लिए 21.357 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिससे 3,708 जनजातीय परिवारों को रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं। श्री कराद ने बताया कि नाबार्ड योजना के अंतर्गत 147 किसान उत्पादक संगठनों को अब तक 13.01 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कृषि क्षेत्र विकास फंड के अंतर्गत किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि उपज को बढ़ाने के लिए 14 परियोजनाओं को 2.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नाबार्ड योजना के स्वयं सहायता समूहों के लिए 31 मार्च 2023 तक 1312 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं तथा इसके अतिरिक्त 75 माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम और 28 लाइवलीहुड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए गए। गैमन ब्रिज के पास खाई में गिरी कार, पति पत्नी घायल, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित गैमन ब्रिज के समीप एक कार खाई में गिर गई। यह कार खराहल रोड से नीचे 4 लेन के साथ लगती जवानी नाले में गिरी। हादसे में कार सवार पति पत्नी घायल हो गए हैं। उन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। वहीं हादसे में कार को भी नुकसान पहुंचा है। कार दुर्घटनाग्रस्त होने के क्या कारण रहे हैं, इसकी जांच शुरू हो गई है। विदेशी मेहमान निगल रहे 2300 लोगों की रोजी रोटी, मेहनत के बाद भी हम खाली हाथ। पौंग झील में वर्षों से मछली पकड़े का कार्य कर आजीविका कमाने वाले 2300 मछुआरों को इन दिनों मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। पौंग झील में प्रवासी परिंदों के आगमन के कारण मछली उत्पादन कम हो गया है तथा हजारों फुट गहरे पानी में जालों को देखकर मछुआरे खाली हाथ लौट रहे हैं। मछुआरे मछली न मिलने से काफी परेशान हैं तथा उनको परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। मछुआरे सर्दी गर्मी बरसात में सुबह 4 बजे घरों से झील की तरफ निकलते हैं तथा जालों को देखकर वापस 12 बजे लौटते हैं। इसी प्रकार शाम को 4 बजे दोबारा झील में जाल लगाने को जाते हैं तथा देर रात लौटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मछुआरे काफी मायूस हो चुके हैं तथा अधिकतर मछुआरे तो जाल लगाने का कार्य छोड़कर इन दिनों दिहाड़ी लगाने को मजबूर हो गए हैं। मछुआरों का कहना है कि नवंबर माह में प्रवासी परिंदे झील में आते हैं तथा मार्च तक डेरा लगाए रखते हैं। प्रवासी परिंदे मांसाहारी होने के कारण झील में पल रही मछलियों व जाल में फंसी हुई मछलियों को अपना आहार बना लेते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है तथा मछुआरों को रोजी रोटी के लाले पड़ जाते हैं। मछुआरों ने कहा कि साल में 5 माह तक प्रवासी पक्षी झील में रहते हैं तथा 2 माह तक मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध रहता है।
ऐसे में मात्र 4-5 माह ही मछली उत्पादन हो पाता है, लेकिन इससे साल भर का खर्चा नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन अब युवा पीढ़ी इस कार्य से तौबा कर रही है। मछुआरों ने कहा कि मत्स्य विभाग को मत्स्य आखेट से लाखों का मुनाफा होता है, लेकिन इसके बाद भी मछुआरों को कुछ भी हासिल नहीं होता है। मत्स्य विभाग लाखों का मुनाफा कमाकर अपनी जेब तो भर लेता है, लेकिन मछुआरों के हित में कुछ भी नहीं किया जाता है। बंद सीजन राहत भत्ता भी समय पर नहीं जाता है तथा प्रवासी पक्षियों के आमद पर कोई भी अतिरिक्त राहत भत्ता नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रवासी परिंदों की चिंता है, लेकिन मछुआरों की कोई चिंता नहीं है। मछुआरों ने कहा कांग्रेस व भाजपा सरकार से प्रवासी पक्षियों के झील में रहने तक मछुआरों को अतिरिक्त राहत भत्ता देने की मांग हर बार उठाई जाती है, लेकिन हर बार मांग को अनसुना कर दिया जाता है। मात्र वोटों की ही राजनीति की जाती है। मछुआरों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू व मत्स्य विभाग से मांग उठाई है कि जब तक प्रवासी पक्षी झील में रहते हैं, तब तक मछुआरों को अतिरिक्त राहत भत्ता दिया जाए, अन्यथा आने वाले समय में झील में मत्स्य आखेट करने वाला कोई भी मछुआरा नहीं होगा। मछुआरों को प्रवासी पक्षी आने पर मिलना चाहिए अतिरिक्त राहत भत्ता। दी फिशरीज एसोसिएशन पौंग डैम रिजर्वियर के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि पौंग झील में जब प्रवासी पक्षी आते हैं तो मछुआरों को रोजी रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है। हर वर्ष आने वाले प्रवासी पक्षी झील में पल रही व जालों में फंसी 500 से 1 किलोग्राम तक की मछली को खा जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी हो जाती है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि जब तक प्रवासी पक्षी झील में रहते हैं, तब तक मछुआरों को अतिरिक्त राहत भत्ता दिया जाए, ताकि मछुआरे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। प्रतिदिन लाखों क्विंटल मछली चट। संघ के महासचिव कमल सिंह ने कहा कि पौंग झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मांसाहारी होते हैं, जो कि 1 किलोग्राम तक की मछली को अपना आहार बना लेते हैं। झील में हर वर्ष लाखों की तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं तथा अगर एक पक्षी दिन में कम से कम 5 किलोग्राम मछली को खाता है, तो इस हिसाब से दिन में ही लाखों प्रवासी पक्षी लाखों क्विंटल मछली को खा जाते हैं, जिससे उत्पादन में गिरावट आ जाती है। मछुआरों को रोजी रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि जब तक प्रवासी पक्षी झील में रहते हैं, तब तक मछुआरों को अतिरिक्त राहत भत्ता दिया जाए, ताकि मछुआरे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।